Hello everyone, we were doing percentage. Now let's do some more questions based on percentage. So the next question is, a report consists of a 20 sheets. A report consists of 20 sheets, each of 55 lines, and each line consists of 65 characters. This report is reduced onto sheets each of 65 lines, such that each line consists of 70 characters. Find percentage reduction in number of sheets. Closest to. देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, इसमें है अ रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ 20 शीट्स. एक रिपोर्ट है जिसके अंदर 20 शीट्स हैं, ठीक है. अ रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ 20 शीट्स ईच ऑफ 55 लाइन्स. हर शीट में 55 लाइन्स है, एक शीट में 55 लाइन्स है और टोटल रिपोर्ट 20 शीट्स में आ जाती है. एंड ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 65 कैरेक्टर्स, और हर लाइन में 65 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है. अब इस रिपोर्ट को रिड्यूस किया है शीट्स पे. पहले 20 शीट्स पे आ रही थी ये, अब अपनी कितनी मतलब कुछ शीट्स पे रिड्यूस किया जिसमें 65 लाइन्स है. पहले वाली एक शीट में 55 लाइन्स थी, अब वाली शीट में 65 लाइन्स है और हर लाइन में 70 कैरेक्टर्स हैं. पहले हर लाइन में 65 कैरेक्टर्स थे, तो अब शीट्स कम हो जाएंगी. अब शीट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि लाइन्स बढ़ गई, कैरेक्टर्स बढ़ गए एक लाइन में, तो शीट्स कम हो जाएंगी. तो बताओ कितना परसेंट रिडक्शन आएगा, शीट में, ठीक है. तो सबसे पहले देखें कि एक लाइन में कितने कैरेक्टर हैं. नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन लाइन. पहले ओरिजिनली अगर बात करें स्टार्टिंग में, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन लाइन. एक लाइन में कितने कैरेक्टर थे, 65, ठीक है. नंबर ऑफ लाइंस कितनी थी, नंबर ऑफ लाइंस थी 55, और नंबर ऑफ शीट्स कितनी थी, नंबर ऑफ शीट्स थी टोटल 20 स्टार्टिंग में. तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर निकाल लेते. देखो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर तो दोनों में कम करेंगे तो भी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो सेम ही आएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने आएंगे, देखो एक लाइन में 65 कैरेक्टर्स हैं, तो 55 लाइन में कितने कैरेक्टर्स होंगे, 55 इंटू 65. ये एक शीट में हो गए, नंबर ऑफ लाइन्स एक शीट में हो गई, और टोटल शीट्स कितनी थी, 20. तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ से आ जाएगा कि टोटल उस जो अपन बात करते हैं, एक जो रिपोर्ट बनी हुई थी उसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इतने आ जाएंगे, ठीक है. यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ गए. अब अगर अपन को जब रिडक्शन हुआ है, ये तो फर्स्ट पार्ट था. अब जब रिडक्शन हुआ तब कितनी लाइन्स हो गई, 65 हो गई. मुझे नंबर ऑफ शीट्स पता होंगी तो मैं रिडक्शन निकाल सकती हूँ. देखो मुझे पता है ओरिजिनली शीट्स 20 थी, वो बोल रहा है कितनी रिड्यूस हुई है शीट्स. नई वाली शीट्स पता करनी पड़ेंगी पहले, तो नंबर ऑफ शीट्स निकालनी है. लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ शीट्स इज इक्वल टू x. अब न्यू नंबर ऑफ शीट्स, नई नंबर ऑफ शीट्स कितनी हो गई, x. कितनी उसके अंदर कितने हैं, उसके अंदर 65 लाइन्स हैं और 70 कैरेक्टर्स हैं. तो अब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो जाएंगे,
अब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, देखो शीट्स एक्स है, एक शीट में 65 लाइन्स हैं और एक लाइन में 70 कैरेक्टर्स हैं। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये हो गए। अब जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो चेंज नहीं होंगे, दोनों नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इक्वल होंगे, तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ शीट्स मिल जाएंगी। कैसे? 55 इंटू 60 इंटू 20 इज इक्वल टू अपन x इंटू 65 इंटू 70 कर सकते हैं। सो दैट फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 55 इंटू 60 इंटू 20, ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 65 इंटू 70, 0 0 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। यहाँ से अपने पास ये आ रहा है 5 की टेबल में 11 टाइम, 5 की टेबल में ये कट रहा है 13 टाइम्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 121320 बाय 21। अब यहाँ से नंबर ऑफ शीट्स मिल रही हैं, ऑब्वियसली 1320 अपॉन 21 आ रहा है अपने पास, 21 नहीं सॉरी 91, 13 इंटू 7 करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी बच्चों वो अप्रॉक्स 15.71 समथिंग कुछ आएगी। यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो समथिंग 15.71 आ रही है अप्रॉक्स, समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है इसके अंदर। अब शीट्स तो डेसिमल में हो ही नहीं सकती हैं, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, x क्या है नंबर ऑफ शीट्स, शीट डेसिमल में तो हो ही नहीं सकती। 15.71 शीट्स की ज़रूरत पड़ रही है इतने कैरेक्टर्स के लिए, मतलब अराउंड 16 शीट्स की ज़रूरत पड़ रही है मुझे। 15.71 शीट्स की ज़रूरत पड़ रही है, दैट मीन्स मुझे कितनी शीट्स की ज़रूरत पड़ेगी, टोटल 16 शीट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कैरेक्टर कुछ कैरेक्टर्स की स्पेस बच जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़रूरत तो अपन को 16 शीट्स की पड़ेगी। ओरिजिनली कितनी शीट्स थी, 20, अब कितनी शीट्स चाहिए अपन को, 16, तो मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज रिडक्शन इन शीट्स। तो परसेंटेज रिडक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, मैंने बताया था परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए क्या करना है, न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है, पहले 20 थी अब 16 हो गई, पहले 20 थी अब 16 हो गई, ओरिजिनली 20 थी इंटू 100। सो दिस इज 4/20 इंटू 100 और यू कैन से दिस इज कैंसल आउट बाय 5, तो कितना होगा, 20% रिडक्शन हो रहा है शीट्स में। कितना परसेंट रिडक्शन हो गया, 20%। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, पहले टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकाल लिए फर्स्ट केस के अंदर, सेकेंड केस के अंदर भी ये टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फर्स्ट केस के अंदर आ गए थे, ये टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेकेंड केस के अंदर आ गए। जब अपने शीट्स कम कर दी, दोनों को इक्वेट करा के सेकेंड वाले केस में नंबर ऑफ शीट्स निकाल ली, फिर नंबर ऑफ शीट्स में कितना रिडक्शन आ रहा है उतना परसेंटेज निकाल लिया। क्लियर? Moving on to next question. Two-fifth of the voters promise to vote for A. Promise to vote for A, and the rest promised to vote for B. Of these on the last day 15% of the voters went back their promise to vote for A, and 25% of voters went back of their promise to
vote for B and A lost by 200 votes. Find total number of voters. ओके, सो ये क्वेश्चन है बच्चों. 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर ए. टोटल वोटर्स में से 2/5 वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम किसको वोट करेंगे, ए को, एंड द रेस्ट प्रॉमिस टू वोट फॉर बी. और बाकियों ने प्रॉमिस किया था कि हम किसके लिए वोट करेंगे, बी के लिए. ऑफ दीज, और इनमें से लास्ट डे पे 15% जो है वोटर्स वेंट बैक देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर ए. देखो 2/5 वोटर्स जो थे ए के, उसमें से 15% ऐसे थे जिन्होंने मना कर दिया कि हम ए को नहीं देंगे. और बी वाले के जो वोटर्स थे उसके से 25% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने मना कर दिया कि हम बी के लिए वोट नहीं करेंगे. और लास्ट डे पे ए 200 वोट से हार जाता है. तो बताओ टोटल वोटर्स कितने थे. सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मान लेते हैं एक्स थे. लेट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो थे वो कितने थे, एक्स. ठीक है, एक्स थे. इसमें से ए को कितने मिलने वाले थे, 2/5 ऑफ एक्स. और बी को कितने मिलने वाले थे, देखो अगर इसको 2/5 ऑफ एक्स मिल रहे हैं तो रिमेनिंग रेस्ट उसको मिल रहे थे. तो 2/5 मतलब 3/5 किसको मिलेंगे, बी को. 1 - 2/5 इज 3/5. टोटल अपन 1 ले रहे हैं, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. तो 2/5 अगर ए को वोट कर रहे थे तो रिमेनिंग जो 3/5 होंगे वो किसको वोट करेंगे, बी को. अब ए को वोट मिलने वाले थे 2/5 ऑफ एक्स, बी को मिलने वाले थे 3/5 ऑफ एक्स. लेकिन ए वाले में से कितने % बैकआउट कर दिया, वेंट बैकआउट कितने कर दिया, 15% ने बैकआउट कर दिया. तो यहाँ से ए वाले केस में कितनों ने बैकआउट कर दिया, बैकआउट कर दिया 15% ने. मतलब 15% मतलब 15/100 होता है. 15% मतलब 15/100 ऑफ 2x/5. इतनों ने क्या किया, बैकआउट कर दिया कि हम ए को वोट नहीं देंगे लास्ट टाइम पे. सिमिलरली इधर बी वाले केस में कितने लोगों ने बैकआउट किया, बी वाले केस में 25 वोटर्स ने बैकआउट कर दिया कि हम बी को वोट नहीं देंगे. तो यहाँ से कितने करा, यहाँ से कितने लोगों ने करा, 25% ऑफ 3x/5 ने बैकआउट कर दिया. अब देखो ए को वोट्स रिसीव्ड बाय ए को कितने वोट मिले. अब ए को 2/5 ऑफ एक्स मिलने थे, उसमें से इतने लोगों ने नहीं दिए वोट. चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो बच्चों. ये इससे कट रहा है 3 टाइम्स, ये इससे कट रहा है 50 टाइम्स, ये आ रहा है 3x/50. सिमिलरली ये इससे कट रहा है 5 टाइम्स, ठीक है. और ये इससे कट गया 20 टाइम्स, ये आएगा 3x/20. अब मिलने तो ए को 2x/5 थे, बट इतने लोगों ने बैकआउट कर लिया तो इतने कम वोट मिले इसको. अपन तो ये बोलेंगे कि इतने कम मिले, इतने कम हो गए. इतने मिलने थे, इतनों ने नहीं दिया. बट बच्चों यहाँ पर अपन एक गलती क्या करते हैं, बस यहाँ छोड़ देते हैं कि वोट रिसीव बाय ए इज दिस. नहीं, इतने नहीं मिले ए को इससे ज़्यादा मिले. क्यों, क्योंकि यहाँ से जिन्होंने बी के लिए बैकआउट किया वो भी तो ए को मिले होंगे. ये तो ए को मिलने थे, ए के जिन्होंने बैकआउट किया उनके माइनस कर दिए. अब जो बी के लोगों ने बैकआउट किया, जो बी को देने वाले थे, उन्होंने बी को ना देकर किसको दे दिया, वापस ए को दे दिए. इन्होंने बैकआउट कर लिया ना, तो ये भी तो ए को मिले. तो ए को और कितने मिले, 3x/20 और मिले हैं. क्लियर है यहाँ तक, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ वोट्स रिसीव्ड बाय बी, सेम लगेगा. बी को कितने मिलने चाहिए थे, 3x/5. इसमें से बैकआउट कितनों ने किया, 3x/20 ने. बट यहाँ से जिन्होंने ए ने बैकआउट किया था, जिन्होंने ए को बैकआउट किया था, उसने बी को दिए होंगे ना, तो ये 3x/50 आ जाएगा. मतलब ए को इतने वोट्स मिले हैं और बी को इतने वोट्स मिले हैं. ठीक है, यहाँ से ए और बी के वोट्स मिल जाएंगे. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ए वाले को, तो यू विल गेट 49x/100 आ रहा है बच्चों ये. और बी वाले के वोट्स निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है 51x/100.
यहाँ से ए और बी के वोट्स निकल जाएंगे मुझे कि ए को कितने वोट्स मिले और बी को कितने वोट्स मिले। अब लास्ट पढ़ते हैं, एंड ए लॉस्ट बाय, ए कितने से हार जाता है, 200 वोट से हार जाता है, मतलब बी जीत जाता है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 200 वोट्स है, ए 200 वोट से हारा है। सो वी कैन से 51x बाय 100 माइनस 49x बाय 100, दोनों के वोट का डिफरेंस 200 का आ रहा है, मतलब बी को 200 वोट ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, ये आएगा 2x बाय 100 इज इक्वल टू 200, दिस इज कैंसल आउट बाय 100, सो फ्रॉम हेयर यू कैन से x इज इक्वल टू 10,000। x कितना आ गया बच्चों यहाँ से अपने पास 10,000। अब क्वेश्चन ने पूछा था टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स x थे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। ये क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, बट अपन इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि a के वोटर्स में से बैकआउट वाले माइनस कर देते हैं, लेकिन b के बैकआउट वाले ऐड नहीं करेंगे। ये भी ध्यान रखना है, जिन्होंने b से बैकआउट किया है वो a को वोट देंगे। ये 2 पर्सन्स हैं यहाँ पर, क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट, a person who has a certain amount with him, certain amount with him goes to market, he can buy 50 oranges or 40 mangoes. He can buy 50 oranges or 40 mangoes. He retains 10% of the amount, 10% of the amount for taxi fares and buys 20 mangoes. And of the balances he purchases oranges. Find the number of oranges he can purchase. See, what the question is, a person has certain amount with him. एक पर्सन के पास कुछ अमाउंट है और वो मार्केट जाता है और वहाँ से वो या तो 50 ऑरेंजेस खरीद सकता है उस अमाउंट से, या तो 50 ऑरेंजेस खरीद सकता है या मैंगोज खरीद सकता है। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि टोटल अमाउंट उसके पास x रुपीज़ है, टोटल अमाउंट उसके पास मान लेते हैं x रुपीज़ है। तो ये बोल रहा है x रुपीज़ में या तो 50 ऑरेंजेस खरीद सकता है या 40 मैंगोज खरीद सकता है। अब उसमें से वो क्या करता है, 10% अमाउंट जो है वो टैक्सी फेयर के लिए रख लेता है। टैक्सी फेयर के लिए कितना रख लेता है, 10% अमाउंट अपने टैक्सी फेयर के लिए रख लेता है, ऑफ द अमाउंट फॉर द टैक्सी फेयर, एंड बायस 20 मैंगोज, और 20 मैंगोज खरीद लेता है, और जो बचा हुआ है उसमें से वो ऑरेंजेस खरीद लेता है। जो बचा हुआ है उसमें से वो क्या खरीद लेता है, ऑरेंजेस खरीद लेता है। तो बताओ कि कितने ऑरेंजेस वो स्टार्टिंग में मतलब कितने ऑरेंजेस वो परचेज करता है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही कैन परचेज। ठीक है, देखो टोटल अमाउंट x था, ठीक है, टोटल अमाउंट x था, या टोटल अमाउंट को x नहीं मान के अपन इससे बेटर अपन ऐसा मान लेते हैं
ऐसा कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज मान लेते हैं अपन। तो यहाँ से टोटल अमाउंट मिल जाएगा, 1 ऑरेंज या 1 मैंगो जो भी मानना है मान लो। प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज मान लेते हैं x रुपीज़ है, तो वो टोटल अमाउंट में से कितने ऑरेंजेस खरीद सकता है? 50 ऑरेंजेस। तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना होगा? उसके पास टोटल अमाउंट हो गया मतलब 50x, ठीक है। एक ऑरेंज की प्राइस अगर अपन x रुपीज़ मान रहे हैं, अगर वो 50 ऑरेंजेस खरीद सकता है तो मतलब 50x रुपीज़ उसके पास है, मतलब उसके पास टोटल अमाउंट हो गया 50x, ठीक है। 50x उसके पास हो गया, और वो 50x रुपीज़ से कितने मैंगोज़ खरीद सकता है? 40 मैंगोज़। मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं कि वो 40 मैंगोज़ जो हैं, 40 मैंगोज़ 50x रुपीज़ के हैं। तो यहाँ से अपन चाहें तो एक मैंगो का प्राइस निकाल सकते हैं। एक मैंगो का प्राइस हो जाएगा 50x/40, और यू कैन से 5x/4। ये एक मैंगो का प्राइस आ गया, ये एक ऑरेंज का प्राइस आ गया, और ये टोटल अमाउंट आ गया। 3 चीज़ें मुझे मिल गई। अब क्वेश्चन में बोलता है वो कि टैक्सी फेयर के लिए वो 10% अमाउंट बचा लेता है। तो टैक्सी फेयर के लिए कितना बचा रहा है वो? टैक्सी फेयर के लिए 10% बचा रहा है, मतलब 10% ऑफ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना था? 50x, इसका 10% बचाता है वो, ठीक है। ये से कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, ये से कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स, मतलब 5x रुपीज़ तो वो किसके लिए रख लेता है? टैक्सी फेयर के लिए। टैक्सी फेयर के लिए 5x रुपीज़ रखता है। He retained 10% of the amount for taxi fares and buys 20 मैंगोज। और कितने मैंगोज खरीद लेता है? 20 मैंगोज। अब 20 मैंगोज के लिए उसको कितने पैसे लगे होंगे? 20 मैंगोज, एक मैंगो का 5x/4 है, तो 20 मैंगोज का 20 × 5x/4 हो जाएगा बच्चों, मतलब 25x रुपीज़ उसके लगे होंगे। किसके? मैंगोज के, 20 मैंगोज के। एंड ऑफ द बैलेंसेस ही परचेजेस ऑरेंजेस। अब जितना बचता है उसमें से वो ऑरेंजेस खरीद लेता है। तो पहले देखते हैं बचा कितना। मनी लेफ्ट, मनी कितना बचा? देखो उसके पास 50x रुपीज़ थे, 5x उसने टैक्सी वाले के लिए रिटेन किया, 25x उसने उसके लिए करे, तो उसके पास कितना बचा? 30, मतलब 20x उसके पास बच गया। 20x बच गया उसके पास। अब 20x बच गया तो बताओ कितने ऑरेंजेस वो खरीद सकता है? तो बेटा जब एक ऑरेंज की प्राइस x रुपीज़ थी, तो 20x रुपीज़ से कितने ऑरेंजेस खरीद सकता है? 20। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना आ जाएगा? 20x/x विच इज 20। नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही कैन परचेज इज 20। देखो एक ऑरेंज x रुपीज़ का था, तो 20x में उसको कितने ऑरेंजेस मिलेंगे? 20 ऑरेंजेस मिल जाएंगे। बस वही क्वेश्चन पूछा था उसने कि बैलेंस बचे हुए से वो ऑरेंज परचेज करता है, तो बताओ कितने ऑरेंजेस उसने परचेज किए हैं। क्लियर? So these are the some questions based on percentage. Now let's do one more topic. Successive changes in percentage. देखो सक्सेसिव चेंज इन परसेंटेज का मतलब क्या है? लेट अस सपोज आई हैव 100 रुपीज़, मेरे पास 100 रुपीज़ है। पहले वो 5% से इंक्रीज़ हो गए, फिर वो 10% से डिक्रीज़ हो गए, फिर वो 10% से इंक्रीज़ हो गए। मतलब कितना भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे सक्सेसिव चेंज आ रहा है। सक्सेसिव चेंज मतलब पहले 5% से इंक्रीज़ हुआ, फिर वो इसी अमाउंट का 10% डिक्रीज़ हो गया, फिर वही अमाउंट 15% से इंक्रीज़ हो गया। उसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज़ और डिक्रीज़ और सक्सेसिव चेंज इन परसेंटेज। लेट अस सपोज जैसे मेरे पास x रुपीज़ है, मेरे पास इनिशियली x रुपीज़ है। अब पहले जो है x रुपीज़ है, अब ये जो है ये x रुपीज़ जो हो रहे हैं, ये मान लो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज्ड बाय लाइक a%
B%, C%। अब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे जो फाइनल वैल्यू जो होगी x की इंक्रीज और डिक्रीज के बाद, फाइनल वैल्यू ऑफ x जो होगी बच्चों वो किसके इक्वल होगी, लास्ट में x की जो वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगी, x था उसमें मान लो पहले A% इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो इसमें मैं प्लस माइनस लिख रही हूँ फॉर्मूले में A/100, A%/100। फिर वही जितना भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, B%/100, 1 प्लस माइनस C%/100। तो इसके थ्रू अपन सक्सेसिव क्या निकाल सकते हैं, सक्सेसिव चेंजेस इन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब टोटल सक्सेसिव चेंजेस कितना हुआ है परसेंटेज में। जैसे अभी अपन ने इक्वेशन की बात करी, सी मेरे पास लेटर सपोज 1000 रुपीज़ थे, पहले वो इंक्रीज हो गए 10% से, फिर वो डिक्रीज हो गए 5% से, फिर वो इंक्रीज हो गए मान लो 2% से। तो बताओ ओवरऑल कितना हो गया रेट, ठीक है। तो बच्चों देखो एक तरीका तो क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि पहले 1000 में से 10% ऐड कर लो, फिर जितना आएगा उसका 5% ऐड कर लो, फिर जितना आएगा उसमें डिक्रीज हो गई है, ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। या फिर अपन इस फॉर्मूला से डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, फाइनल रेट कितना आएगा, 1000 था, इंक्रीज हुआ है पहले तो 1 + 10/100 कर देंगे, जब भी इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर डिक्रीज हो रहा है 5% से तो 1 - 5/100 कर देंगे, फिर इंक्रीज हो रहा है तो 1 + 2/100 कर देंगे। अब बच्चों देखो आप लोग, ज़रूरी नहीं है 3 बार ही चेंज हो, 4 बार चेंज हो सकता है, 2 बार चेंज हो सकता है, सक्सेसिव चेंज 2, 3, 4 कितनी बार भी हो सकता है। तो फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा, 1000 था, ये हो जाएगा 110/100, ये जाएगा 95/100, ये हो जाएगा 102/100। 1 2 3 0 1 2 3, इस 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अपन बाकी सबको, यू विल गेट द परसेंटेज। ओवरऑल परसेंटेज अपन निकाल ही सकते हैं इसमें से, कितना वाला ओवरऑल आंसर निकाल ही सकते हैं अपन, 95 × 102 × 11/100 करना है अपन को, ठीक है। 102 × 95 कितना होगा, 10 1 कैरी 5 18 10690, इट्स अराउंड 111.59 समथिंग आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो अपन यहाँ से अपन सक्सेसिव चेंज बता सकते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है या फिर कितना डिक्रीज हुआ है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेसिव चेंज इन परसेंटेज। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार आप लोग, बस मैं तो फॉर्मूला बता रही हूँ कि करना कैसे है। देखिए बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी की भी प्रेजेंट पॉपुलेशन, मान लो कि प्रेजेंट पॉपुलेशन अभी P है, ये कहाँ पे काम आएगा सक्सेसिव चेंज अपन को, मान लो पॉपुलेशन P है और पॉपुलेशन में इंक्रीज डिक्रीज होता है। आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे कि अभी पॉपुलेशन ये है और 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन इतने % से इंक्रीज हो गई, तो बताओ कितना ओवरऑल हुआ। मान लो ये R% से पर एनम इंक्रीज हो गई, तो बताओ पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स कितनी होगी, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स। तो बच्चों इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, कौन सा, आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एक फॉर्मूला पढ़ा है, P + 1/R/100 / n। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन P है, पॉपुलेशन में अगर R% का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स कितनी होगी। अगर इंक्रीज हो रहा होगा प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 + R/100 होल पावर जितने साल के बाद पूछा है, और अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो क्या लगाएंगे, माइनस। इंक्रीज हो रहा होगा तो पॉपुलेशन में प्लस, और डिक्रीज हो रहा होगा तो क्या लगा लेंगे, माइनस, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके थ्रू। एक क्वेश्चन कैसा आता है, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है, बताओ 4 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, इंक्रीज हो रही हो डिक्रीज हो रही हो। एक क्वेश्चन सक्सेसिव चेंज वाला, जैसे अपन ने पढ़ा उस टाइप का एक क्वेश्चन आता है इसके बेसिस पे। कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ टाउन, क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ टाउन
is increased by 10% in the first year. सक्सेसिव चेंजेस वाले से हो जाएगा इक्वेशन. इन द फर्स्ट ईयर increased by 8% in the second year, but decreased by 10% in the third year. In the third year, if present population is 26370, find population in the beginning. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में बोल रखा है कि टाउन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है पहले 10% से, फिर इंक्रीज हो रही है 8% से, फिर डिक्रीज हो रही है 10% से, और प्रेजेंट अभी इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद कितनी हो गई 26730. बताओ स्टार्टिंग में कितनी थी. मान लेते हैं स्टार्टिंग में x थी. मान लेते हैं कितनी थी स्टार्टिंग में x थी. स्टार्टिंग में x थी. अब इसमें इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है बच्चों. इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि तो फाइनल पॉपुलेशन इतनी हो गई अभी प्रेजेंट. इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा. आप लोग बस इस क्वेश्चन में ये गलती करते हो कि यहाँ पे 26730 और इंक्रीज डिक्रीज लगा लेते हो. नहीं, आप लोगों को जिस पॉपुलेशन में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है उसमें लगाना है. मान लो प्रेजेंट स्टार्टिंग में बिगनिंग में x थी, पहले इंक्रीज हुई 10% तो 1 + 10/100 कर देंगे. फिर इंक्रीज हुई है 8% से तो 1 + 8/100 कर देंगे. और फिर डिक्रीज हुई है 10% से तो 1 + 1 - 10/100 कर देंगे. ये इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद फाइनल आपकी पॉपुलेशन आ रही है ये वाली. तो ये ध्यान ज़रूर रखना है. इक्वेशन कराने का रीज़न यही था मेरा बस कि आपको यहाँ पे 26730 नहीं लिखना है क्योंकि ये फाइनल पॉपुलेशन बोली है इंक्रीज डिक्रीज. उसने बिगनिंग वाली पॉपुलेशन अपन से पूछी है. ठीक है, इसको सॉल्व कर ही सकते हैं अपन. ये 2 ये है 70 = x × 110/100. दिस इज़ 108/100. दिस इज़ 90/100. 2 0 तो कैंसिल आउट कर दो, बाकी ऊपर भेज देते हैं अपन. x की वैल्यू आ जाएगी 2, ये आ जाएगा 30 तो था ही सही, × 100 चला जाएगा, डिवाइड बाय 11 × 108 × 9. ठीक है, फ्रॉम दिस यू विल गेट द पॉपुलेशन एज 25,000. सॉल्व कर लेना. यू विल गेट एज, तो उसके स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी 25,000 थी, जो पहले 10% इंक्रीज हुई, फिर 8% इंक्रीज हुई, फिर 10% डिक्रीज हुई, तो कितनी हो गई थी 26730. क्लियर है. तो इन क्वेश्चंस में अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, सक्सेसिव चेंजेस इन परसेंटेज. और कहाँ पर अपन ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे ये काम आएगा. आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे हो लेंथ ब्रेथ वाले कि रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज हो जाती है पहले और मान लो ब्रेथ डिक्रीज हो गई तो एरिया में क्या चेंज आएगा. तो वहाँ पर भी अपन एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ मैं कैसे करना है उस क्वेश्चन को. सी कौन से वाले क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं, अगर जैसे लेंथ ब्रेथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है. length and breadth of a rectangle is changed by A% and B% respectively. Then change in area कितना होता है A ± B ± A × B/. ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्टली इक्वेशन कर सकते हैं. क्या है, जैसे मान लो लेंथ और ब्रेथ चेंज हो रही है रेक्टेंगल के, लेंथ इंक्रीज हो गई, ब्रेथ डिक्रीज हो गई, या दोनों इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस आपको समझ में आ गया. तो इतना % चेंज आएगा किसमें, एरिया में. डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, इक्वेशन कर लेते हैं अपन.
length of rectangle is increased by 10% while its breadth is decreased by 10%. What is percentage change in area? बच्चों देखो, लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है 10% से, ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हो रही है 10% से, तो बताओ कितना परसेंट चेंज आएगा एरिया में। तो देखो बच्चों, लेंथ इंक्रीज हो रही है तो 10 आएगा, ब्रेथ डिक्रीज हो रही है तो -10 आएगा, ठीक है। और फिर क्या आएगा, प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ डिवाइड बाय 100, ठीक है बच्चों। अब ये कितना हो गया अपने पास परसेंटेज चेंज, ये तो 0 हो गया, कितना आ जाएगा 1%। अब देखो 1% इंक्रीज होगी कि 1% डिक्रीज होगी, कैसे डिसाइड करेंगे। अब मुझे पता करना है कि 1% डिक्रीज हो रही है, 1% इंक्रीज हो रही है। वेट अ सेकेंड, देखो बच्चों अब कैसे डिसाइड करेंगे। आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही तो आपने +10 लिया, ब्रेथ डिक्रीज हो रही थी तो -10 लिया, तो यहाँ पर अपनी ब्रेथ डिक्रीज हो रही तो अपन क्या लेंगे -10। तो ये कितना हो जाएगा, -100/100 आएगा, -100/100 करेंगे तो -1 आएगा, -100/100 करेंगे तो -1 आएगी इसकी वैल्यू। -1% मतलब अपन 1% लेंगे, लेकिन नेगेटिव आ रहा है अभी अपने पास, तो ये नेगेटिव साइन ये नहीं कि 1%, ये आ रहा है 1% डिक्रीज हो रही है। एरिया जो है अपना वो 1% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से अपन साइन के थ्रू ही बता सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, और कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है और कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अपन इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ए की वैल्यू इंक्रीज हो गई और बी की वैल्यू इतना हो गई, तो बताओ कितना चेंज आएगा ए इंटू बी में। तो वो क्वेश्चंस भी अपन इसके थ्रू सक्सेसिव चेंज वाले परसेंटेज थ्रू लेंथ ब्रेथ वाला फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट परसेंटेज। थैंक यू।